Hello students, Om Shanti. Now I am going to start chemical kinetics. So chemical kinetics, these are the main topic of this chapter, means boundary line of the chemical kinetics. So what you have to concern in these chapters, in first phase you will familiar with the rate constant, rate instantaneous rate, average rate and rate expression. In second phase I will discuss the molecularity and order of reaction, type of order of reaction, expression for zero order and first order of reaction, expression for half life periods and numericals related to फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये यहाँ न्यूमेरिकल्स आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपका 3 मार्क्स न्यूमेरिकल्स इसमें श्योर सर्टेन है. बाकी आपका 2 मार्क्स थ्योरी में आता है और 3 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल्स हो गया. एंड थर्ड फेज में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी. इसमें आपका मेन टर्मिनोलॉजी है आपका एक्टिवेशन एनर्जी. अक्सर डेफिनेशन पूछता रहता है व्हाट डू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी. और न्यूमेरिकल्स भी है अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में. यहाँ भी न्यूमेरिकल्स है रिलेटेड टू अर्हेनियस कंसेप्ट. तो कभी कभार आपका न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का यहाँ से ड्रॉप करता है, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही रहता है. तो हम लोग फर्स्ट फेज पहले डिस्कस करते हैं. ये आपका बेसिक चीज़ है, इसको समझना आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट है आगे समझने के लिए. तो छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है उसको समझिए पहले. तो नाउ कम टू द मेन पॉइंट. ये चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री. ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विथ द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट topic, the rate of reactant. तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कंसंट्रेशन क्या है. आपका कंसंट्रेशन What does mean of concentration? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे. द कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन 1 लीटर. यूनिट वॉल्यूम में जो आपका नंबर ऑफ मोल है वो आपका कंसंट्रेशन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन 1 लीटर. तो इस केमिकल काइनेटिक्स में कहीं भी रिएक्टेंट मान लीजिए ए है, उसको ग्रेटर ब्रेक से आपको हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो आपको समझना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. तो कंसंट्रेशन आपका नंबर ऑफ मोल एक्स है और वॉल्यूम आपका वी लीटर है, तो वी से डिवाइड करेंगे तो मोल पर लीटर हो जाएगा आपका. अब यहाँ पर टर्म था आपका रेट ऑफ सब्सटेंस. रेट ऑफ सब्सटेंस. तो केमिस्ट्री में रेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? मार्केट में आप जाते हैं तो आप कपड़ा खरीदने तो बोलते हैं कि इस कपड़ा का रेट क्या है, यानी कैसे मीटर है आपका, 200 रुपये पर मीटर. सब्जी खरीदने जाते हैं, पोटैटो कितना है तो आपको 20 रुपीज़ पर केजी, माने 1 केजी में 20 रुपीज़. ये आप बोलते हैं ये रेट ऑफ पोटैटो है, रेट ऑफ क्लॉथ है. तो उसी तरह से यहाँ रेट ऑफ सब्सटेंस समझना है. तो यहाँ पर क्या चेंज होता है, किसका मेजर करते हैं हम लोग? तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए x1 है ए. अब रिएक्शन शुरू कर दिया तो ए से आपको मान लीजिए सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपको ब्रेक करके या कंबाइन करके किसी से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे इसका नंबर ऑफ मोल घटेगा. तो नंबर ऑफ मोल घटेगा तो कंसंट्रेशन भी घटेगा. मान लो dt टाइम इंटरवल में x2 कंसंट्रेशन हो गया, तो आपका इसमें आपका चेंज क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ टाइम. तो कोई भी सब्सटेंस बहुत फास्ट होता है,
कोई रिएक्शन आपको मॉडरेटली होता है, कोई आपका बहुत स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस है, तो और कुछ बहुत सारे रिएक्शन है जैसे एसिड बेस है, आपको फास्टली होता है, डालते के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन आपका मॉडरेटली होता है। तो इसको हम कैसे जानते हैं कि दिस रिएक्शन अकर फास्ट एंड स्लो? तो यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो समझेंगे वो उतना ही फास्ट हो रहा है। तो इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम के साथ हम लोग इसको लेते हैं। यही चेंज इन कंसंट्रेशन किसी में स्लो होता है, किसी में फास्ट होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन कंज्यूम होगा यूनिट टाइम में। किसी रिएक्शन में आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा उतना टाइम में, मॉडरेटली होगा। तो इस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेटली हो सकता है, फास्ट हो सकता है, या आपका स्लो हो सकता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम रेट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो हर सब्सटेंस का अपना अपना रेट होता है, अपना अपना रिएक्शन करने का आपका टाइमिंग होता है कि हम इतना कंज्यूम होने के लिए हमको इतना समय चाहिए। तो रेट ऑफ सब्सटेंस, जैसे रेट ऑफ क्लॉथ, रेट ऑफ पोटैटो बोल रहे हैं, तो यहाँ केमिस्ट्री में रेट ऑफ सब्सटेंस मीन्स क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। अब टाइम बहुत स्लो होगा तो उसको आप आवर में ले सकते हैं, डे में ले सकते हैं, ईयर में, मंथ में ले सकते हैं। मॉडरेटली है तो आपको उसको मिनट, आवर में ले सकते हैं, और बहुत फास्ट है तो सेकंड में लेंगे, मिनट में लेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट टाइम यहाँ से समझ सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन आपका x1 है और dt टाइम इंटरवल में x2 है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पर x2 बड़ा है कि x1? स्टेज माइंड में स्टेज दीजिए, x2 बड़ा है कि x1? तो बहुत सा स्टूडेंट बोल देता है कि x2 बड़ा है। x2 तो आपका जो सर्टेन टाइम में वो कंज्यूम हुआ, तो धीरे धीरे तो इसका कंसंट्रेशन घट रहा है ना, नंबर ऑफ मोल घट रहा है टाइम के साथ, चूंकि सर्टेन नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो आपका कंसंट्रेशन घट रहा है। तो ये आपका बड़ा हो गया x1 और x2 छोटा हो गया। तो घटाएंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, लेकिन नेगेटिव, ग्रेटर टर्म नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन देते हैं, और इसमें घट के कुछ जो वैल्यू आएगा तो डिफरेंशियल फॉर्म में -dx लिखते हैं। तो रेट ऑफ सब्सटेंस जो होगा आपका, ये डेफिनेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ सब्सटेंस। तो रेट ऑफ सब्सटेंस या रेट ऑफ रिएक्टेंट को लिख सकते हैं आप इस तरह से, रेट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज -dx/dt। नेगेटिव का इंडिकेशन है कि समय जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे ही आपको आपका कंसंट्रेशन जो इनिशियल से आपको घटता जाएगा, आपका उतना ही कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो विथ इंक्रीज टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, उसके पर्पस में हम लोग नेगेटिव साइन यहाँ लेते हैं। तो आपका यूनिट रेट ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम हो गया तो पर टाइम लिख दीजिए। तो यूनिट आपका रेट ऑफ सब्सटेंस का ये हो गया मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ ये टर्म समझ गए हैं। तो अब है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का आपका रेट ऑफ सब्सटेंस है। मान लो ये रिएक्शन ए है तो इसको कंसंट्रेशन आपका हो गया DA, इस रूप में लिख सकते हैं -dA/dt, यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट ए लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए लिख सकते हैं इसको, -dA/dt, इसी फॉर्म में -dx/dt, यूनिट वही होगा। अब बताइए रिएक्शन हम आप लेते हैं यहाँ पर एक, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक रिएक्शन लिया A + B आपको, और ये इधर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, A B कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो मान लीजिए इनिशियल, ये इसका सर्टेन नंबर ऑफ मोल रिएक्शन में भाग लेगा, ये सर्टेन नंबर ऑफ मोल भाग लेगा, तो इसका अपना कंसंट्रेशन होगा, तो इसको हम dA/dt बोल सकते हैं। इधर प्रोडक्ट में हम इंडिकेट कर देते हैं C + D, इसको जानना है। फिर इसको रेट ऑफ डिसअपेरेंस या रेट ऑफ बी रिएक्टेंट को लिख सकते हैं -dB/dt, माइनस साइन दे दीजिए। लेकिन इनिशियली तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था नहीं, 0 था, लेकिन A B रिएक्ट करके CD बनना शुरू हो गया, नंबर ऑफ मोल समय के साथ यहाँ बढ़ रहा है।
तो समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन दिखाएंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो dC/dt लिखेंगे, प्लस साइन देंगे। या रेट ऑफ फॉर्मेशन इसको बात करेंगे, समय के साथ ये डिसअपियर हो रहा है, गायब हो जा रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। प्रोडक्ट साइड चूंकि समय के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन। समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो ये आपको छोटा छोटा टर्म था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो नेगेटिव साइन से इंडिकेट किए, रेट ऑफ अपीयरेंस को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किए। लेकिन आपको ये समझना है कि जैसे एक नॉन एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और ये अमोनिया बना रहा है 2 मोल, तो ये बैलेंस करेंगे तो 1 मोल ये और 3 मोल ये रिएक्ट करके 2 मोल ये बना रहा है। तो अब देखिए जिस समय आपका 1 मोल कंज्यूम होता है नाइट्रोजन, उसी क्षण इसका 3 मोल कंज्यूम हो जाता है। अभी हम बता रहा था कि जिसका यूनिट टाइम में जिसका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल यानी कंसंट्रेशन कंज्यूम होगा उतना ही फास्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो रेट है उससे 3 टाइम्स इसका हो रहा है हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि जब उस समय 1 मोल कंज्यूम होता है 3 मोल, ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 6 मोल कंज्यूम होगा। तो यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस नाइट्रोजन दोनों अलग अलग हो जा रहा है। तो हमको तो इंडिविजुअली रेट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं dA/dt या dN2/dt या dH2/d2 बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम रिएक्शन का रेट बोलना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, लेकिन ओवरऑल हम इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखने के लिए आपको एक अलग से हमको थोड़ा बताना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन दैट वाज टाउट इन 11th क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि उसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर दें, क्योंकि इस लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पे ही हम किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि मैं अभी बोला कि इसका अलग अलग रेट तो लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रेट कैसे लिखेंगे? ये वैसे ही है जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल में आपने लिखा था कि all gaseous molecule remain in random motion. Some gaseous molecule moves extremely slow, some gaseous molecule moves extremely fast, and most of gaseous molecule moves moderately. माने हर गैसेस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन जब आंधी या तूफान चलता है तो हम उसका रेट जब लिखते हैं सिंगल माने ये आपका वैल्यू में लिखते हैं कि 20 माइल्स पर आवर के रफ्तार से आंधी चल रही थी। तो 20 अब उसमें तो बहुत सा आंधी में तो बहुत सा गैस है, सबका वेलोसिटी अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर देखिए हर रिएक्टेंट का रेट अलग अलग है, लेकिन हमको सिंगल में एक्सप्रेस करना है, तो उसको लिखने के लिए हमको लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए वो ऐसे बोर्ड में आपको पूछने नहीं जाएगा क्योंकि वो 11th का पार्ट है, लेकिन चूंकि उसको बगैर समझे हुए आगे लिखना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी फेज में लॉ ऑफ मास एक्शन बता देता हूं, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाएगा। उसी में रेट कांस्टेंट है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपका सिलेबस में इंक्लूड है और 1 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। तो अब आते हैं हम लोग एक अलग से थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ इस पेज में, और वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्यों उसको बताने जा रहा हूँ, तो इसको अभी जस्ट हमने बताया कि चूंकि किसी भी रिएक्शन में हर रिएक्टेंट का अपना अपना रेट होता है, लेकिन एज ए होल हम उस रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं वैल्यू में, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग एंड वागे 2 साइंटिस्ट था, दोनों मिलके इसको काम किया था और स्टेटमेंट दिया था, उसी को हम लॉ ऑफ मास एक्शन से जानते हैं। अभी हम बोले थे किसी रिएक्टेंट को हम ग्रेटर ब्रेक लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर आप कंसंट्रेशन आप समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, लेकिन इसका यहाँ पर इसके टर्मिनोलॉजी के आधार पे इसी को यहाँ एक्टिव मास दिया गया है।
थोड़ा सा फर्क है एक्टिव मास और कंसंट्रेशन में, आगे चल के बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब समझाएंगे। तो यहाँ पर अभी सेम सेंस लीजिए, एक कंसंट्रेशन बोलिए या एक्टिव मास यानी नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ये एक्टिव मास, ये वर्ड यहाँ यूज होगा, मतलब समझ जाना है वो कंसंट्रेशन को बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, समझाने के लिए आप लिख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए रिएक्शन है, ए और बी रिएक्ट किया और सी और डी बनाया। स्मॉल ए मोल भाग ले रहा है इसका स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अब रिएक्टेंट ए और बी आपका सर्टेन नंबर रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है। तो आप उसके लिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, द रेट एट विच इट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली proportional to its active mass। अभी एक वर्ड बोले थे वही है, एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of active masses of reactants। जितने भी रिएक्टेंट होगा वो सारे का एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड पावर रेज्ड ओवर इट, पावर रेज्ड ओवर इट equals to its stoichiometric coefficient। The rate at which it reacts is directly proportional to its active mass। and ये दो पार्ट में है, ये इतना को समझिए पहले। The rate at which it react, rate at which it means reactant, रिएक्टेंट जिस कंसंट्रेशन पे रिएक्ट कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, खुद उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसमें जितना ज़्यादा, जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। तो आप यहाँ पर मान लीजिए ये आपको लिखना चाहते हैं रेट ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, तो आप अभी जस्ट समझाए थे रेट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आपको डी ए लिखेंगे जब, वहां पर डी एक्स चेंज ऑफ कंसंट्रेशन लिखा था, यहाँ रिएक्टेंट को इंडिकेट करने के लिए एक्स के जगह में ए लिखा गया है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रेट ऑफ रिएक्टेंट ए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, द कंसंट्रेशन मतलब क्या, ए हो गया यहाँ, रेट ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। या रेट ऑफ बी लिखेंगे, रेट ऑफ बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर इसी तरह से सेकेंड पार्ट में आइए, रेट ऑफ रिएक्शन यानी एज ए होल इसका रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ ए मतलब यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये स्टेटमेंट है ना, द रेट एट विच इट रिएक्ट, माने रिएक्टेंट जिस कंसंट्रेशन पे रिएक्ट कर रहा है इज डायरेक्टली, मैंने खुद इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इस पूरे रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं, तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज यहां हम dx बाय dt जनरल फॉर्म में, और हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी, उसका एक्टिव मास लिख दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर लास्ट में क्या जोड़ा है, एंड पावर रेज्ड ओवर इट
इसके ऊपर पावर भी रेज करना है, जो खुद उसके स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ पर ए और बी को यहाँ हम लिख रहे हैं। यहाँ पर ये समझना है कि जब हमारा कोई रिएक्शन में बैलेंस इक्वेशन होता है तो वो बैलेंस मतलब वो रेशियो बताता है, इस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि जितना रिएक्शन वेजल में जितना नंबर ऑफ मोल है वो सारा रिएक्शन में भाग लेगा। मान लीजिए यहाँ ए 4 मोल है तो जरूरी नहीं है 4 मोल भाग लेगा, 4 मोल के जगह में 3 मोल ही भाग लेगा। तो इसी को समझना है कि जो रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ मोल भाग लेता है ना, उसके लिए हम लोग एक्टिव मास वर्ड यूज करते हैं। ये नहीं कि यहाँ नंबर ऑफ ए मोल है तो पावर ए और बी, समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ए बी लिख दिए हैं कि इसमें सपोज ए मोल रिएक्शन में भाग ले रहा है इसलिए ए बी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बैलेंस इक्वेशन में जितना कोफिशिएंट होगा वही पावर रेज होगा, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। यही ध्यान में रखना है कि रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल concentration changes during the reaction that is expressed as active mass। थोड़ा सा यही concentration और active mass में फर्क है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है लास्ट में एंड पावर रेज ओवर इट इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब वही हुआ जो जितना नंबर ऑफ मोल भाग ले रहा है रिएक्शन में, तो वही पावर रेज करना है। तो यहाँ हम लोग ए और बी है, लेकिन एक दिमाग में नोट करके रखना है, ये जो पावर रेज किए हैं जरूरी नहीं है वो हमेशा उतना ही वहाँ रेज होगा, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे अभी नोन एग्जाम्पल में लिखा था ना, हाइड्रोजन 3 मोल आपका है और ये नाइट्रोजन 1 मोल भाग लेके आपको 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो ये रेशियो बताता है 3:1 रेशियो में रिएक्ट करने का। मान लीजिए यहाँ पर इसका 1 मोल भाग लेगा रिएक्शन में, तो इसका कितना भाग लेगा? 1/3 भाग लेगा। रेशियो वही है, लेकिन ये 1 मोल भाग लिया और ये 1/3 मोल भाग लिया। तो वही आप यहाँ कोफिशिएंट तो यहाँ दिखा रहा है बैलेंस में 3, लेकिन रिएक्शन के दरमियान में सपोज 1 ही मोल भाग लिया तो आप तो एक वहाँ पर पावर रेज करेंगे। तो वही आपको कहना यहाँ पर कहना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वही पावर रेज करता है। तो अब ये समझिए कि अब ये रिएक्शन का रेट हमको एक्सप्रेस करना था, तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ए और बी, पावर रेज कर दिया स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब इसका लिखना है dx/dt लिखेंगे या r लिखेंगे माइनस विथ टाइम द रेट कंसंट्रेशन डिक्रीज, दैट्स व्हाई हियर नेगेटिव साइन एसोसिएटेड। अब वहां पर रिएक्टेंट हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो आपको मान लीजिए यही कोफिशिएंट यहाँ पर 3 और 1 रेज कर दिए, रिएक्शन के दरमियान में जितना आएगा पावर वही आएगा। तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि आपको कितना नंबर ऑफ मोल भाग लेता है एट ए टाइम। तो जरूरी नहीं कि वो जितना बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल भाग है रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो सारा का सारा भाग लेगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए इसको आगे चल के भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिमाग में केवल बैठा के रखना है कि ये जो कोफिशिएंट है ये बैलेंस इक्वेशन का आधार पे वो नहीं है। यहाँ हम एक्स वाई भी लिख सकते थे, एम एन भी लिख सकते थे, तो यही समझना। तो यानी अभी आप रिएक्शन का किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करने का तरीका समझ गए। यहाँ इंडिविजुअली था, पर्टिकुलर का उसका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओवरऑल रिएक्शन का रेट के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ